कि इस प्रदेश से 2027 में भ्रष्ट और ढोंगी सरकार को हटाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का संकल्प लिया है। आज उसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉन्फ्रेंस है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पीडीए के महानायक, व्यापारियों के मसीहा और समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार व्यापारी हित में कार्य कर व्यापारियों के दिल में राज करने वाले परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने जिस प्रकार से हमारे व्यापारी साथियों को, वैश्य समाज के साथियों को आपने इतना समय देकर उनको अभूतपूर्व सम्मान देने का काम किया, इससे मैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा अपने पूरी टीम के साथ आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। और आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपने जो हम लोगों को काम सौंपा है समाजवादी पार्टी में व्यापारियों को जोड़ने के लिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में जो बदनाम बीजेपी के लोग व्यापारियों करते हैं कि ये डबल इंजन की भाजपा की व्यापारियों की सरकार है, उसको झुठलाने का काम हम लोग करना है। क्योंकि व्यापारी समाज का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी कहीं है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मैं दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे परम पूजनीय नेताजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जितने व्यापारिक हित में निर्णय लिए वो पूरे देश के किसी भी राज्य के सरकार के इतिहास में है। आप जानते हैं कि धारा 3/7 ईसी एक्ट, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते थे, जिसपे कोई मुकदमा दर्ज करने पर हमारे व्यापारी साथी का 6 महीने के पहले जमानत नहीं होता था, वो भी हाई कोर्ट से, उस काले कानून को यदि शिथिल करने का काम किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार परम पूज्य नेताजी ने किया। धारा 3/7 के बाद चुंगी प्रथा, हर जगह नाका पे चुंगी लगाकर व्यापारियों का उत्पीड़न, शोषण, दोहन किया जाता था, उसको समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेताजी ने किया है। तमाम ऐसे निर्णय हैं। और पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की जो निःशुल्क शुरुआत किया, उससे हमारा व्यापारी समाज का किसी भी पंजीकृत व्यापारी का कोई घटना दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो आज आपके ही कार्यक्रमों द्वारा किया हुआ व्यापारियों को मिला ये बहुत बड़ा तोहफा है। उनके परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलने का काम होता है। तमाम ऐसी चीजें हैं। आज हम लोग अपने व्यापारियों के मसीहा और महान दानवीर भामा शाह के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। भामा शाह ने अपने मेवाड़ प्रदेश में जो महाराणा प्रताप राजा थे, उनके मित्र थे, एक समय ऐसे आया कि महाराणा प्रताप अपने राज को छोड़कर भाग गए थे, शत्रु उनके ऊपर आक्रमण कर दिए थे। अपने परिवार को लेकर वो पहाड़ों में रहने का काम कर रहे थे। और हम लोग कृतज्ञ हैं और गौरवान्वित हैं अपने महान सपूत भामा शाह को पाकर। उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए 2 करोड़ सोने के सिक्के और 25 करोड़ चांदी के सिक्के अपने मित्र राजा महाराणा प्रताप को दिया, जिससे वो 25,000 अपने सैनिकों का जो जीवन व्यापन, भोजन का प्रबंध 12 साल तक कर सकते थे। और यही परिणाम हुआ कि उनके सहयोग से पुनः महाराणा प्रताप ने पूरे ताकत जोश के साथ अपने मेवाड़ राज्य पर पुनः जीत स्थापित किया और एक मिसाल देश में पेश हुई। इसलिए साथियों, आज हम लोग व्यापारियों की बैठक में आए हैं। अपने आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि व्यापारी समाज केवल सम्मान का भूखा है और उसके बदले में वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन इसके सम्मान और सुरक्षा गारंटी कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आगे आने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में पूरे व्यापारी समाज पूरा मन बनाकर एकजुट है इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, जहां लगातार व्यापारियों पर जुल्म, हत्या, डकैती हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। और जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे जीएसटी विभाग हो,
चाहे बाढ़ माफ हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे श्रम विभाग हो, इस सभी विभाग ये व्यापारियों के लिए ये आतंक का काम कर रहे हैं और ये लोग लगातार हमारे व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। अब मुझे आशा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के हम लोग के नेता, पीडीए के महानायक परम आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के सहयोग से सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत 125 बहुमत से, और व्यापारी हित में ऐतिहासिक निर्णय पुनः लेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं आपको पुनः बारंबार धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे व्यापारी समाज को बहुत बहुत सम्मान देने का काम किया, निर्णय लिया ऐतिहासिक और आगे निर्णय लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज व्यापार सभा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी और उनके सहयोगी साथी संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो आज कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं व्यापारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर के, जो एक समय पर बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित नगर सेठ भामाशाह, जो उस समय के न केवल दानी थे बल्कि राष्ट्र और देश के हित में जो फैसले ले सकते थे, और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े सहयोगी, अगर कोई उस समय हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद था तो भामाशाह थे। आज हम उनको याद करते हैं। उनके तमाम जो मानने वाले लोग हैं, जो बड़ी संख्या में आए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां व्यापारी साथियों के साथ बैठक हुई, वहीं व्यापारी साथियों की बहुत सी चीजों को लेकर के चिंता थी। कहने को तो सरकार ये डबल इंजन की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। जहां अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारी साथियों की सुरक्षा, व्यापारी साथियों का सम्मान और उनके व्यापार को और सहूलियत मिले, उसके लिए सरकार में रह करके हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। भाजपा के राज में, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापार कारोबार आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल ही खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे
जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। और ये सरकार लगातार बिचौलियों का प्रॉफिट कैसे बढ़े, बिचौलियों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके फैसले ले रही है। कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से सारे व्यापारियों की सामाजिक छवि खराब हो रही है। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई कारोबारी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनकी वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही है। भाजपा की विशेष चंदा पॉलिसी की वजह से सब जगह नजराना वसूला जा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ती है, और अगर महंगाई बढ़ती है तो मांग घटेगी, और अगर मांग घटेगी तो हमारा व्यापार भी कम होगा। और व्यापारियों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि आज व्यापार चलाने के लिए उन पर पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। वो जहां व्यापार चलाने के लिए पैसा नहीं, तो आखिरकार व्यापार बढ़ाएंगे कैसे। और अब तो ऐसी भी सूचनाएं मिल रही और जानकारी आ रही है कि निवेश में एडवांस कमीशन की डिमांड हो रही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपसे एडवांस कमीशन की मांग हो रही है। और वहीं ऑनलाइन की चुनौती की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारी, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और जिस तरह का टैक्स सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है, ये व्यापारियों के अंदर लगातार भय पैदा कर रहा है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होने जा रहा है, व्यापारियों की मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स सिस्टम व्यापार के लिए भय पैदा करता जा रहा है। जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और पॉलिटिकल नोटिस, अगर कहीं व्यापारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उसकी अगर तारीफ भी कर दी उसने, तो जीएसटी के पुराने व झूठे नोटिस और सेटलमेंट के नाम पर पूरा वसूली का तंत्र काम कर रहा है। ये नई पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। जहां विशेष चंदा पॉलिसी थी, वहीं उन्हीं की अंदर ही अंदर सेटलमेंट की पॉलिसी चल रही है। और उसका उदाहरण कई हमारे व्यापारियों ने देखा है। कानपुर जैसे बहुत बड़े शहर में जहां बड़ा कारखाना कारोबार है, वहां पर महीनों सेटलमेंट के लिए पुलिस बैठाई रह गई। कई स्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर महीनों उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठाई गई अपने सेटलमेंट के लिए। और जिन्होंने अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर ईडी, जीएसटी के भी छापे लगे और छापे मारे गए। बाद में चंदा पॉलिसी के तहत, सेटलमेंट के तहत उसका भी रास्ता साफ कर दिया। और जीएसटी की छापेमारी का बहुत दबाव है। हमारे व्यापारी कारोबार कब करें, जब जीएसटी का ही दबाव उनके ऊपर बहुत सारा है। और व्यापारियों पे रियलिस्टिक फिगर नहीं है अधिकारियों के पास। उसका दबाव बनाते हैं कि ये टारगेट है, इसको हमें वसूलना है।
जैसे पुलिस को वोट डालने का टारगेट देते हैं, पीठासीन अधिकारियों को वोट डालने का फर्जी टारगेट देते हैं, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान करने के लिए जीएसटी विभाग टारगेट फिक्स करके चलता है। और जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है और जो टैक्स कंप्लायंस है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और जो अकाउंट्स रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, उसका भी उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान होता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल बची नहीं है, बैंक मदद ही नहीं कर रही है। बैंक में लोन लेने जाओ तो वो कमीशन मांगते हैं। उनके बैंक मित्र कमीशन मित्र बन गए हैं। अगर 5 लाख का आपको लोन चाहिए तो उसके लिए 50,000 एडवांस कमीशन देना पड़ेगा आपको। इसी पार्टी कार्यालय में एक बहुत गरीब व्यक्ति, जिसको कोई वसूली या इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कोई बैंक मित्र है, उसने गरीब से 50,000 वसूली और कहा कि तुम्हें 5 लाख का लोन दिलवा देंगे। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी आपको उसकी भी जानकारी। इसलिए एक समय आने पर समाजवादी सरकार व्यापारियों के लिए सुविधाएं देगी। व्यापार को आसान बनाने के लिए पारदर्शी नीतियां कैसे बने और व्यापारियों को अधिकारियों से भी रक्षा के लिए, अधिकारियों से रक्षा के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इधर अधिकारी भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादियों ने हमेशा कारोबार, बड़े उद्योग लगें और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए काम किए हैं। नेताजी जी से लेकर के समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो थी, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो देख रहा था, उसमें तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आज भी, वो इंसेंटिव उन्हीं उद्योगों को दिया जा रहा है जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे, बने थे। चाहे वो नोएडा का सैमसंग हो और चाहे आपके बगल में संडीला में पेप्सी का बड़ा कारखाना लगा हो। इसलिए बस कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे। जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी?
जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवाग डीजीपी आए बने चले गए, कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए, लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार ने। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन हैं, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन हैं, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन हैं। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा और मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन हैं और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता है कुछ और लगा वो न जारी करें, वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके न जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके, नहीं फिर माफिया दिखेंगे। कहाँ पे नहीं हुआ? अरे गोल्फ सिटी में। तो जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री हो, जो मैं आपसे सही से बात करूं, और बहुत गलत है क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो भी है उसके, और मेरे पास भी पूरे प्रूफ हैं, और मैंने थाने पे लगातार अपनी बात रख रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा पता है किस अखबार में है? अभी इसी संदर्भ में मैं फोन किया, मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं सीपी किया फोन किया, तो वो कह रहे कि क्या आपको कोई ऐसी बताई तो मैं बताऊंगा, मैं पूछता हूँ, अभी तक कुछ नहीं बताया लोग। बीजेपी जुड़े हुए लोग बीजेपी बहुत बात कर रहा है अभी तक सोशल मीडिया पे भी हमारे पास अभी 10 मिनट पहले क्या कपड़ा पहने थे बताया था? रेड कलर के कपड़े पहने थे, और तो कुछ नहीं होगा उसका, कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ। हैं? हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आदि आबादी की है पत्रकार, महिलाएं, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे, और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है
ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। कानपुर जो है दलित पिछड़े और 22 लोगों पे सोशल मीडिया को लेकर के कार्रवाई की गई। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अब बताओ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं, किसके लिए ठहरा कह रहे थे वो नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठाए ठाए, नहीं उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते। सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्होंने बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं। वो कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत होने। हाँ असली पीडीए जो है संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर है। क्या है ये असली पीडीए है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। सर 2 नाम लिया था आपकी, जीतने वाले सरकारों के साथ रहते हैं, तो क्या आपके संपर्क में आ रहे हैं? हम दूर रखना चाहते, इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं आपसे, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग ना ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ, जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? क्या चीज? पुल की मरम्मत के लिए हमीरपुर में उसको बंद कर दिया गया था और वहां से विधायक की गाड़ी को तो गुजार दिया गया, लेकिन जो एक व्यक्ति था जो अपनी मां की डेड बॉडी लेकर जा रहा था उसे 1 किलोमीटर पैदल चलवाया। देखिए ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ, पूरा कारोबार हम चीन को दे दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए। स्वदेशी जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है। अभी भी जो देश हमारी जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर आगे परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उनसे दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई, और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए।
अभी कल ही योगी आगरा है किस घटना में? ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए, इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे हैं, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं, वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। पूरा का पूरा क्या व्यवस्था है बताओ? जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का। मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं, रात भर। आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में, पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप, बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे देख लो आप क्या हालत है, नाले सफाई की हालत क्या है, बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई, कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगर पेड़ लग रहे हैं 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए हैं। मुझे तो ये नहीं हो रहा घास को तो नहीं गिन लेती है, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं, हो गए 200 करोड़। सोचिए आप 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। बेसिक शिक्षा में ऐसे जिलों को खोला गया है जिनका जहाँ कोई नीड नहीं, जिनकी 15 जिलों को केवल 75 जिलों का आपको जो है ट्रांसफर करवाना है। जिस महिला को या जिस लेडीज को अगर आना हो तो वो क्या अपना स्थान, जैसे मान लीजिए हमें लखनऊ आना है, लखनऊ में तो वीवीआईपी कल्चर है, पूरा वीवीआईपी पैक है पूरा, ठीक है। उसके बाद में जो आसपास के भी हैं उसको खोला ही नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में भी कई तरह के करप्शन चल रहे हैं और जितने संभव है करप्शन इस सरकार में सब हो रहे हैं। योगी जी ने फिर से कहा है कि व्यापारी और व्यक्ति के लिए जो खतरा बनेगा उस अगले चौराहे पर यमराज वेट करते मिलेंगे। तो अपना शीशा देख लें, ये क्या बात है, और अपने आंकड़े मंगा लें डायल 100 से। ऐसा है अब पुलिस को नहीं काम करना, अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही निकलना पड़ेगा। पुलिस नहीं उनके हाथ में है। अगर उनके हाथ में पुलिस होती तो आए दिन हत्या नहीं हो रही होती, आए दिन लोगों की जान न गई होती, आए दिन बेटियों के साथ ये घटनाएं नहीं होती। और ये बोलने से पहले अगर सरकार ये भाषा बोल रही है, अगर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, डायल 100 डायल 112 के पूरे डेटा निकाल लेना चाहिए और उसको देख करके खुद ही सड़क पे निकल जाना चाहिए उन्हें, कि पुलिस के हाथ में नहीं बची। सर, आगरा में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए बाजार बंद कर दिया, अभी लेटेस्ट न्यूज दिया। तो घटना क्या है उसमें? सर, पुलिस लचर कानून व्यवस्था और वहां पर लगातार उस बाजार में चोरी हुई। कोई बड़ी बात नहीं, ये इसी तरह चला। पुलिस जब मिली गई है अपराधियों से, क्या उम्मीद करोगे आप? जब अपराधी ही कर रहे हैं सब न्याय, तभी मैंने आपसे कहा ना कि चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची मत दो, टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन है, मत दीजिए सूची। आप कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ जाए सूची। और ये सरकार अगर टॉप 10 माफिया जो है हर डिस्ट्रिक्ट के वो बंद हो जाएं तो अपने आप कानून से सुधार हो जाएगा। कौन रोक रहा है सरकार को? टॉप 10 माफियाओं क्यों नहीं बंद कर रहे हर जिले का? अगर आगरा में शिकायत है तो आगरा के टॉप 10 माफिया को बंद कर दो जेल में। अब वो इसलिए नहीं बंद करेंगे, सब बीजेपी के संग है वो, और जमीनों का कारोबार कर रहे हैं सब मिलकर के। आज व्यापार सभा के लिए एक बहुत बढ़िया ऐड बनाया है, वो ऐड आप जरूर देखिए। लाइए ऐड और लाइट बंद कर दो, उसके बाद कोई गाना लगाइए, जौनपुर का जो गायक है उसका गाना, पूछो महोगा का। है कैसा चल रहा है धंधा? अरे धंधा मेरा क्या, सबका मंदा चल रहा है भैया। क्यों? अरे जब पब्लिक के हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? नोटबंदी और जीएसटी के बाद तो धंधा घटता ही जा रहा है। हमारे कब की तरह
उधर गांव में बोरी में चोरी हो रही है और यहाँ सत्ताधारियों के चंदे की रसीद काट काट के खुलेआम सीना चोरी हो रही है। गजब ही लूट है भैया। तो क्यों ना मिलकर बंद करें लूट का ये कारोबार और लाए काम व्यापार बढ़ाने वाली अपनी सरकार जिसने खेत और हुनर को व्यापार से जोड़ा था, निवेश को जमीन पर उतार कर दिखाया था और अपने राज्य में रोजगार को बढ़ाया था। जिनका काम आज भी है यार, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीएस सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अरे इटावा 10 टॉप माफिया पकड़वा दो यार। तो वो तो पकड़ेंगे निर्दोष लोगों को, और किसको पकड़ेंगे भाई? घटना क्या है? किस घटना में पकड़े गए? कौन सी घटना थी? क्या हुआ था कथावाचक में? क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? हैं? अरे बता दो ना क्या क्या हुआ था। जिस तरीके से जिस जाति के लोगों ने, यादव जाति के लोगों की जिस तरीके से चोटी काटी गई, उनको जो है पैर चटवाए गए। देखिए सच्चाई ये है, आप सब सच जानते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते। आप ऊपर से नीचे तक देख लो। आप एक दिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा, सीरियस भी लिया हो आपने, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़े लिखे हर बात को समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 2500 लोग हैं, 2500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है। और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, गलत गिनती हो तो बता देना आप। केवल 2500 लोगों ने, 2500 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया और वही अन्याय करा रहे हैं और वही जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमाकांत? बीजेपी वाले मना कर दें कि बीजेपी में नहीं थे, तब वो माफिया नहीं थे, तब वो रमाकांत जी, उनके प्यारे रमाकांत जी थे। प्रजापति की जो पत्नी है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें बोर्ड दे दो, हम आपके पति को जेल से बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फंसाया, प्रजापति को। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति को फंसाया, जेल भेजा। जब वोट चाहिए था तो उसकी पत्नी से वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो वोट मांग रहे थे। ये बात गलत हो तो बता दो आप। मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद करा दी, या उनके साथ जो जो झूठे मुकदमे लिखाए गए। आज मुख्यमंत्री जी भी सुनने में आए, यूनिवर्सिटी बना ली है कोई उन्होंने। मोहम्मद आजम खान साहब चांसलर बने तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चांसलर बन गए उस यूनिवर्सिटी के। अगर जमीन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जमीनें थी, जो सड़कें होती हैं, जो तालाब होता है या और जमीनें होती हैं, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने कैबिनेट के फैसले से, सरकार के फैसले से अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाया, वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा बनाया। तो क्या गलत किया मोहम्मद आजम खान साहब ने? योगी जी भी तो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी। आप उनके भी जमीन की चीजें चेक करो, जैसे मोहम्मद आजम खान साहब की जमीनों के चेक किए थे आपने। भाई यूनिवर्सिटी में वो भी चांसलर, उन्होंने भी जमीन ली, उन्होंने भी जमीन ली।
अगर उन्होंने 300 एकड़ ली तो उन्होंने 600 एकड़ ली जमीन। आप पता करिए गोरखपुर में कितनी जमीन ले ली। हाँ, आप लोग लिखा दोगे या चला दोगे तो हो सकता है आपका हाफ इनकाउंटर हो जाए। तो जातिवादी कौन है? कौन भेदभाव कर रहा है फैसलों में? और सोचिए आप, व्यापारियों के पक्ष में हम लोग गए, व्यापारियों की सरकार ये, और जब व्यापारियों को मुआवजा दिलाने हम लोग गए तो बुलडोजर की बकेट पे बीजेपी के लोग, और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री के? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया, रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर, और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। ये सब प्लांटेड लोग हैं। और जो अहीर रेजिमेंट के बारे में मैं बता दूंगा आपको, सोशल मीडिया पे देख लेना आप। हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, जितने भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और जिस समय मैंने अपने मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट लिखा था और गुजरात रेजिमेंट बनाने के लिए लिखा था, सबसे ज्यादा विरोध तो बीजेपी कर रही थी कि गुजरात रेजिमेंट का नाम क्यों लिख दिया। आप हमारा मैनिफेस्टो मंगाइए 2019 का, उसमें बाकायदा मैंने लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अहीर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट जरूर बनाएंगे। उन्हें आपत्ति थी, गुजरात रेजिमेंट क्यों बना रहे हो? जितने ये राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं और गुजरात के अहीर रेजिमेंट जो मांगते हैं, वो सब बीजेपी को वोट देते हैं। अगर ये बात सच लगी तो पता कर लो आप। लेकिन उन्हें दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी प्लांटेड लोग कम आए हैं। अभी प्लांटेड लोग देखना कितने आते हैं। तो हमसे कोई खिंचा ले फोटो, लेकिन हमने रेट तय कर दिया है कुछ मैंने। आज मैं व्यापारी साथियों को धन्यवाद देता हूं, आज इन्होंने लाखों रुपया मुझे दिया, लाखों रुपया दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे व्यापार सभा के लोगों ने कितना हमारी मदद की है। लाखों।
मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग जब माफिया बारे में बोले तो अपने घर का शीशा देख के ना निकले। क्या चीज? क्या किन के यहाँ? अरे इतना नहीं दिया जो इनकम टैक्स में चले जाए। इतने देने वाले भाजपा को देते हैं। ये जो चंदा वसूली कुछ इनकी पॉलिसी है। देखिए आप देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण पूरी दुनिया में उनका है। भाजपाई भगवान बदलने वाले लोग हैं। इस समय से भगवान बदल देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं भाजपाई भगवान बदल देते हैं अपने सब समय भगवान बदलते रहते हैं। इनका एक भगवान नहीं है। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के, हम पे कहें कि हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है। और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है, और जो अन्याय दुख परेशानी दे रहा वो सनातनी नहीं है। याद रखना, अपने आप को वो सनातनी नहीं कह सकता है जो दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को परेशानी पैदा करता हो। हम हिंदू लोग उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते वो सनातनी है। जो दूसरों की हत्या कर दे वो सनातनी नहीं हो सकता। बिहार में जगह जगह गाँव में बोर्ड लग रहे हैं, लोग इस बार हैं कि इस गाँव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ करवाना बंद है ना है। इसको लेकर आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं आजकल ऐप बना दिए हैं सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। हम किसी के विरोधी नहीं है इसीलिए। और हमारा और जिसके बारे में आप कह रहे हो वो हजारों साल पुराना रिश्ता है। उसके लिए भी आखिरी भजन सुना के आपको घर विदा करेंगे। क्या इटावा की घटना को यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश हो रही है? अरे यार क्या ही पत्रकार हो तुम यार, छोड़ो यार, कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। अरे बताइए, अगर वो पक्ष में थे तो माता प्रसाद पांडे के ऊपर क्यों गाली गलौज करा रहे थे? भाई वो क्या ब्राह्मण नहीं है? नहीं, अंडे फेंके, अपमानित किया। बताओ माता प्रसाद पांडे सीनियर नहीं है क्या? शीशा तोड़ दिया। एक राहुल यादव है और उसके क्या कहते हैं, शीशा तोड़ दिया गया। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीढ़ीवादी हैं थोड़े। और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीढ़ीवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ हम उतने ही पीढ़ीवादी हैं। बस याद रखें वो लोग। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है। भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं, तो सेक्युलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन देता है, हमें बराबरी का मौका देता है। और सोशलिज्म में मतलब आर्थिक और सामाजिक, सोशलिज्म में हमें आर्थिक बराबरी का मौका मिलता है। ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े हुए लोग हैं। इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में नहीं रहेंगे, संविधान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये कट्टरवादी लोग हैं, ये नफरत पसंद करते हैं लोग, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए सीधा सीधा नहीं कह सकते, इसलिए सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मैंने बता दिया, उस पर कह दी बात। प्रशासन की इतनी संवेदनहीनता है कि वो जो है पूरी तरह से बारिश में भीग गया वहाँ। ये हार्टलेस सरकार है, इससे कोई उम्मीद करोगे न्याय की या सहानुभूति की तो ये आप ही गलत हैं। हाँ चलिए, प्रेस हट के वो गाना सुनाओ पहले, वाला जौनपुर वाला, नदिया के पार वाला गाना पहले, और फिर एक भजन थोड़ा सा, फिर घर जाना आप लोग। शांति
नहीं, अरे ये मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी का नेता हुआ और कुछ लोग जो जिसपे पटरी जिसपे डबल इंजन चल रहे हैं, उनके लोग पहुंचे थे गांव में, आप पता करवा लो आप। उन्होंने नफरत फैलवाई, उन्हीं ने झूठ बुलवाया, बोला महिला वो तारीख छेड़ा है, बताइए। अब मैं बोल दूंगा तो कुछ बात हो जाएगी, बस नहीं वही खुशहाली दिया बेटा 27 में न्याय मिलेगा उसमें। ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, दोनों तरफ खड़े हो गए बीजेपी वाले लोग। ये नहीं दूसरा वाला गाना सुन चुके हैं लोग। पहले भजन सुना दो शायद, ठीक है। हमने कहा नदिया एक बार वाला गाना जो बनाया था उसने शायद, ये जितना चाहेंगे पीडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीडीए परेशान किए हुए इन्हें। पीडीए में प्रेस भी है अरे पीडीए प्रेस भी है पीडीए में। अरे कभी जाया करो वहां भी, थोड़ा गप लगाया करो जाके वहां ए टोपी कहाँ है तुम्हारी, लाइए सम्मान माला। ए वो दूसरा गाना ढूंढ लो ना, पकड़े हैं। अच्छा नहीं होगा फिर इसके पास। इसमें भी बीजेपी बुरा मान जाएगी। नहीं एक चीज तो है, एक दिन हम प्रेस करेंगे कि भाई बीजेपी को चंदा दे दो, हमारे मंदिर को भी तो चंदा दे दें वही लोग, नहीं तो हमारे भगवान उन्हें पाप पड़ेगा उन पर नहीं देंगे तो। हाँ और क्या, सच बता रहे हैं हम आपको।